हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्नावली 1.3 का समूचे टॉपिक। इससे पहले वाले जितने भी 1.2, 1.3 जितने भी पहले एक्सरसाइज हैं वो आपको पहले अपने चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पे देख सकते हो। 1.3 में देखिए क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक, ये दोनों प्रतीक सिंबल दिए हुए हैं, इनको भरकर सही कथन बताइए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो प्रतीक है इनको बोलते क्या हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सबसेट, और ये सबसेट नहीं है। हिंदी में अगर बोलें तो उपसमुच्चय, उपसमुच्चय है या नहीं है। अब दूसरी बात क्या, उपसमुच्चय कहते हैं किसे। मान लो ये उपसमुच्चय है। अब ये कैसे होगा, जब इसके सारे के सारे अवयव इसमें मिल जाएंगे। किसी भी समुच्चय से ही बनाया गया दूसरा समुच्चय होता है, उसको उपसमुच्चय बताते हैं। किसी भी समुच्चय से दूसरा समुच्चय बनाया जाए वो उसका उपसमुच्चय कहलाता है। चलो देखते हैं, ये जितने भी अवयव आएंगे पहले वाले, ये जो बाद में समुच्चय दिया हुआ होगा उसमें से ही होंगे, तब तो ये उपसमुच्चय होगा, उसका सबसेट होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हम देखते हैं पहले, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 मिल गया, ये 3 रहा, ये 3 भी मिल गया, ये 4 है तो ये 4 भी मिल गया। अब ये कितना भी बड़ा हो सकता है, यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितना भी बड़ा हो सकता है, ये समुच्चय है। इसमें से ही निकाल कर कोई दूसरा समुच्चय बना दिया गया, तब तो ये उपसमुच्चय है, अन्यथा नहीं है। तो ये समुच्चय है या नहीं है, उपसमुच्चय है या नहीं है। इस समुच्चय का ये उपसमुच्चय तभी होगा जब ये सारे के सारे अवयव इस समुच्चय में उपस्थित होंगे, और ये सारे के सारे उपस्थित हैं, इसलिए ये सबसेट है किसका, इस समुच्चय का, यानी उपसमुच्चय है ये। फिर आगे देखो, यहाँ पे A, B, C दिया हुआ है। ये सारे के सारे अवयव समुच्चय में मिलने चाहिए। समुच्चय क्या है, B, C, D। यहाँ पे A है क्या, नहीं है, यहीं पे खत्म हो गया। अगर एक भी अवयव इसका समुच्चय में नहीं मिलेगा तो ये उपसमुच्चय नहीं माना जाएगा, इसलिए ये सबसेट नहीं है, ये उपसमुच्चय नहीं है। फिर थर्ड वाला देखो, अक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है। यहाँ पे उपसमुच्चय जो दिया हुआ है उसमें क्या बता रहा है कि आपकी स्कूल, आपके विद्यालय का 11th का एक विद्यार्थी है, और समुच्चय क्या है, अक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। अब जो 11th का विद्यार्थी है वो भी तो आपके विद्यालय का विद्यार्थी होगा, वो कोई सा भी हो सकता है, जो हमारी मर्जी है उसको हम चुन लेंगे, लेकिन वो 11th का भी हो सकता है। इसलिए आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी आपकी स्कूल का भी एक विद्यार्थी है, इसलिए ये इस समुच्चय का क्या है, एक उपसमुच्चय है। फिर देखो फोर्थ वाला, अक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। ये किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। ये क्या दिया हुआ है, अक्स एक समान समतल में स्थित वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब मेरे को ये बताओ कि मान लो यहाँ पे कोई वृत्त है, और आगे कंडीशन क्या दी हुई है समुच्चय में कि उसकी जो त्रिज्या है वो 1 इकाई होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 1 इकाई होनी चाहिए। अब यहाँ पे तो वृत्त कितना भी छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, तो ये सेम टू सेम हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए ये सबसेट हो ये कोई भी ज़रूरी नहीं है, ये उपसमुच्चय नहीं हो सकता है। ये उपसमुच्चय कब होता, जब ये थोड़ा उल्टा होता इसका, कि ये समुच्चय ये दिया हुआ होता और इसके बारे में हमारे को पूछता, तब तो ये उपसमुच्चय हो जाता, क्योंकि ये वृत्त होता और उस वृत्त के अंदर एक त्रिज्या, 1 इकाई की त्रिज्या भी होती, 2 इकाई की त्रिज्या भी होती, सारी त्रिज्याओं के वृत्त शामिल होते, तब तो ये एक समुच्चय उपसमुच्चय बन जाता। लेकिन अभी क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कि यहाँ पे दिया हुआ है समुच्चय में फिक्स कर दिया है कि 1 इकाई का ही है, और यहाँ पे दिया हुआ है किसी भी समतल में स्थित एक वृत्त है, इसलिए ये सब सेट होना कोई ज़रूरी नहीं है, ये उपसमुच्चय नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ देखो, अक्स किसी समतल में स्थित त्रिभुज है। क्या दिया हुआ है कि अक्स है वो समतल में स्थित एक क्या है, त्रिभुज है। तो रोस्टर रूप में कैसे ये डायग्राम बना दो कि यहाँ पे एक त्रिभुज है, ये जो समतल में दिया हुआ है। फिर क्या देर का यहाँ पे कि अक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो मेरे को बताओ ये आयत और ये त्रिभुज दोनों एक जैसे हैं क्या, कि आयत में से त्रिभुज लिया गया है
नहीं, बिल्कुल नहीं, इसलिए ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। फिर क्या दिया हुआ है, फोर्थ फिफ्थ ये सिक्स्थ आ गया। अक्ष अक्ष किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। क्या दिया हुआ है कि ये समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु का मतलब इसके सारे के सारे भुजाएं होगी वो इक्वल होगी, समान भुजाएं हैं सारे के सारे, तो ये समबाहु त्रिभुज है। फिर आगे समुच्चय में दिया हुआ है कि अक्ष अक्ष किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज कोई सा भी हो सकता है, इसमें समबाहु त्रिभुज भी होगा, समकोण त्रिभुज भी होगा, समद्विबाहु त्रिभुज भी होगा, सारे के सारे त्रिभुज इसमें उपस्थित होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज भी होगा जिसमें दो भुजाएं बराबर होगी। सारे के सारे यहाँ पे त्रिभुज होंगे, उसमें से किसी एक को ले लिया, हमने बोला कि समबाहु त्रिभुज होना चाहिए, तो ये तो इस त्रिभुज समबाहु त्रिभुज भी तो एक त्रिभुज है। ये एक समुच्चय दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे त्रिभुज हैं। अब उसमें से एक हमने छांट लिया कि इसमें से हमारे को समबाहु बताना है, तो इस सभी त्रिभुजों में समबाहु त्रिभुज भी तो एक त्रिभुज है, इसलिए ये सबसेट है इसका उपसमुच्चय है, ये इसी में से ये लिया गया है। फिर नीचे सेवंत में क्या दिया गया, अक्ष अक्ष एक समप्राकृत संख्या है। अब समप्राकृत संख्या कैसे होगी, जैसे समप्राकृत संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे चलती रहेगी। फिर आगे क्या दिया हुआ है, अक्ष अक्ष एक पूर्णांक है। समुच्चय में क्या दिया हुआ है, हमारे समुच्चय में दिया हुआ है कि अक्ष अक्ष एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक तो माइनस में भी होगी संख्याएं, -1, -2, -1, 0, 1, 2 जितनी भी संख्याएं हैं ये सारे के सारे पूर्णांक हैं। अब ये जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं उन्हीं में तो प्राकृत संख्याएं होती हैं। जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं उसी का तो एक पार्ट है जो प्राकृत संख्या है, और उसमें भी प्राकृत में कौन सी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। इसका मतलब है जो प्राकृत संख्या होगी और सम प्राकृत संख्या होगी वो जरूरी होगा कि वो एक पूर्णांक होगी, वो पूर्णांक होगी तभी वो सम प्राकृत संख्या हो सकती है। लेकिन प्राकृत संख्या हो और फिर पूर्णांक हो कोई जरूरी नहीं है। मतलब हमारे समुच्चय में बहुत सारी संख्याएं हैं, उनमें जो संख्याएं आएगी उनमें प्राकृत संख्याएं जरूर होगी, यानी पूर्णांक संख्याओं में सम प्राकृत संख्याएं जरूर आएगी। इसके लिए ये सबसेट होगा, यानी इसका उपसमुच्चय है। यहाँ पे बहुत सारी संख्याएं हैं, उसमें से जो यहाँ पे संख्याएं हमारे को पूछी गई है सम प्राकृत संख्याएं वो जरूर उपस्थित होगी, इसलिए ये इसका क्या है, एक उपसमुच्चय है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है कि जांच कीजिए निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। हमारे को ट्रू और फॉल्स बताना है कि हमारे को जो कथन दिया हुआ है वो सत्य है या असत्य है। तो फर्स्ट वाला देखिए, ये समुच्चय उपसमुच्चय का ही एक क्वेश्चन है। हमारे को पहले वाले समुच्चय में दिए हुए अवयव हैं ए और बी। कौन कौन से अवयव हैं, ए और बी। दूसरे में दिए हुए हैं ए, बी और सी। अब अगर ये अवयव दूसरे समुच्चय में उपस्थित हैं तब तो ये उपसमुच्चय है, अन्यथा नहीं है। तो इसमें ए दिया हुआ है, इसमें भी ए है, इसमें बी दिया हुआ है, इसमें भी बी है। इसका मतलब इस समुच्चय का ये उपसमुच्चय है, और हमारे को ये क्वेश्चन क्या बता रहा है कि ये उपसमुच्चय नहीं है। इसका मतलब ये कथन सत्य है या असत्य। ये रियल में तो उपसमुच्चय है, बट क्वेश्चन ने हमारे को बोल रखा है कि ये उपसमुच्चय नहीं है। इसका मतलब ये कथन कैसा है, असत्य कथन है। कैसा कथन है, असत्य है। फिर सेकंड देखिए ए, ई। ए और ई दो अवयव हैं किसी समुच्चय के। अब वो समुच्चय कौन सा है कि अक्ष अक्ष अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कौन कौन से होंगे, इसको रोस्टर रूप में अगर हम लिखना चाहें तो कौन से होंगे, ए, ई, आई, ओ और यू, यही हैं, यही होंगे। अगर ये हमारे को समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है, इस समुच्चय निर्माण रूप को हम रोस्टर रूप में लिखेंगे। रोस्टर रूप में हमारे पास अवयव आ जाएंगे ये 5, ए, ई, आई, ओ, यू। अब जो हमारे को यहाँ पे उपसमुच्चय बता रखा है, क्या वो अवयव इस समुच्चय में उपस्थित हैं? क्या ए और ई दिया हुआ है, यहाँ पे ए भी उपस्थित है और ई भी उपस्थित है। इसका मतलब इस समुच्चय का वो क्या है, एक उपसमुच्चय है। और यहाँ पे हमारे को क्वेश्चन ने भी उपसमुच्चय बता रखा है, सबसेट बता रखा है ना, उपसमुच्चय का साइन है ये, हमारे को यहाँ पे बता रखा है। इसका मतलब ये कथन कैसा है, सत्य कथन है। फिर थर्ड वाला, हमारे को जो उपसमुच्चय बता रखा है उसमें अवयव दे रखे हैं 1, 2, 3, और जो समुच्चय है उसमें अवयव हैं 1, 3, 5। अगर ये अवयव इस समुच्चय में मिल जाएं तब तो ये उपसमुच्चय होगा,
अन्यथा नहीं होगा। यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यहाँ पे भी है 1, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 नहीं है, 3 दिया हुआ है, 3 है, मतलब 2 तो उपस्थित नहीं है। अगर एक भी अवयव इस समुच्चय में हमारे को नहीं मिला तब ये इसका उप समुच्चय कभी नहीं हो सकता। और क्वेश्चन ने हमारे को बता रखा है कि सब सेट उप समुच्चय है, इसका मतलब ये कथन कैसा है, असत्य है। जो रियल में है वो हमारे को बता नहीं रखा है, रियल में ये उप समुच्चय नहीं है, बट क्वेश्चन बोल रहा है कि ये उप समुच्चय है। फिर फोर्थ का देखिए, यहाँ पे हमारे को उप समुच्चय में ए बता रखा है, अवयव क्या है, ए, और समुच्चय में हमारे को ए मिलना जरूरी है। अगर समुच्चय में हमारे को ए नहीं मिला तब तो वो उप समुच्चय नहीं है, अगर मिल गया तब है। देखो यहाँ पे ए, समुच्चय में ए है क्या, सबसे पहले ही पढ़ा है, ये रहा ए, इसका मतलब इस समुच्चय में से ही निकाल के दूसरा उप समुच्चय बनाया गया है, वो सारे के सारे अवयव उप समुच्चय वाले इस समुच्चय में उपस्थित हैं। इसका मतलब ये ए है, ये सब सेट किसका है, इस समुच्चय का है। और हमारे को क्वेश्चन ने भी क्या बता रखा है कि उप समुच्चय है, इसका मतलब ये कथन कैसा है, सत्य है। फिर फिफ्थ का देखिए, यहाँ पे भी वही बात है कि ए दे रखा है, इसमें ए उपस्थित होना चाहिए, उपस्थित है तो ये क्या होगा, सब सेट होगा, ये भी क्या हो गया, सत्य। ये दोनों एक जैसे दे रखे हैं। चलो सिक्स्थ में क्या दे रखा है, अक्स संख्या 6 से कम समप्राकृत संख्या है। और यहाँ पे समुच्चय क्या है, अक्स एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। अगर आपको समुच्चय निर्माण रूप में समझ में नहीं आ रहा हो तो आप क्या करेंगे, इसको रोस्टर रूप में लिख लेंगे। रोस्टर रूप में लिखो, अक्स संख्या 6 से कम समप्राकृत संख्याएं हैं, तो समप्राकृत संख्या होनी चाहिए। तो समप्राकृत संख्याएं 6 से छोटी कौन सी होगी, 2, 4 और 6 से कम चाहिए, तो ये तो आएगा नहीं। 0 तो प्राकृत संख्या है नहीं, तो ये 2 और 4 यही हैं जो 6 से छोटी हैं, और प्राकृत संख्याएं हैं, समप्राकृत संख्याएं हैं। फिर आगे क्या दे रखा है, इसका रोस्टर रूप बनाओ, ये 36 को विभाजित करनी चाहिए। 36 को विभाजित करती है क्या, 2 से भी 36 विभाजित होता है 18 बार, 4 से भी होता है 9 बार, तो ये सब सेट है। ये क्या है, उप समुच्चय। यहाँ पे हमारे को क्या दे रखा है, उप समुच्चय दे रखा है, इसका मतलब ये कथन क्या है, सत्य है। ये अपना क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मान लीजिए कि कोई समुच्चय ए है जिसमें अवयव 1, 2 ये और 5 हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और क्यों। या तो सत्य है कि नहीं वो, और है तो वो क्यों है, ये आपको बताना है। अब सबसे बड़ी मोस्टली जो गलती करते हैं वो बच्चे क्या करते हैं कि इसमें अवयव काउंट करते हैं। मैंने बोला कि अवयव काउंट करो, तो काउंट कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 अवयव है सर, और यहीं पे उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है, यहाँ पे हमें कैसे काउंट करेंगे, 1, 2 और फिर इन दोनों को 3 और 4 को मिला के एक अवयव दिया गया है। ये बुक्स बनाया हुआ है ना, इसका मतलब है कि 3 और 4 है, ये एक अवयव है, और 1, 5, इसमें टोटल कितने अवयव हो गए, 4 अवयव हो गए। फिर हमारे को देखना है कि ये इसमें बिलोंग करता है कि नहीं करता है, ये इसका उप समुच्चय है या नहीं है। फिर 2 साइन आते हैं, ये साइन है, इसका मतलब होता है कि ये उप समुच्चय है। जो पहले यहाँ पे आएगा वो क्या है, उप समुच्चय है। अगर ये साइन आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो अवयव आपको पहले दिया गया है वो इस समुच्चय में बिलोंग करता है या नहीं करता है। दूसरी बात समझने वाली कौन सी है कि उप समुच्चय दिया हुआ होगा वो हमेशा किस में होगा, इस मजले कोष्टक में दिया हुआ होगा। किस में दिया हुआ होगा, मजले कोष्टक में दिया हुआ होगा। फिर देखो, बिलोंग्स टू, कोई भी अवयव बिलोंग करता है वो कभी भी मजले कोष्टक में नहीं आएगा, क्योंकि मजले कोष्टक में आते ही तो वो उप समुच्चय बन गया उसका। और किसी भी अवयव को हमारे को बताना है, जैसे 1, 2, 3 ये बिलोंग करते हैं कि नहीं करते, करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो नहीं, लेकिन इनको कभी भी हम मजले कोष्टक में नहीं लिखेंगे। समझने वाली बात ये है। फिर आगे देखो, 3 और 4 बिलोंग करते हैं क्या ऐसे। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर करते क्यों नहीं, ये पढ़ा। मैंने बोला कि ये पूरा का पूरा एक अवयव है, और किसी भी अवयव को उप समुच्चय के रूप में जब भी लिखेंगे
तब कैसे लिखेंगे? मजले कोष्टक में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? मजले कोष्टक में। बोलेंगे सर मजला कोष्टक तो दिया हुआ है। अरे नहीं दिया हुआ, ये तो पहले से दे रखा है अगले ने। हमारे को इसका उप समुच्चय बनाना है तो दूसरा मजला कोष्टक और चाहिए हमारे को। ये तो अवयव है, मैंने बताया, ये मैंने गोला कर रखा है, ये तो एक अवयव है और ये अवयव हमारे को दिया हुआ है। तो अवयव तो कभी उप समुच्चय बन नहीं सकता। उप समुच्चय बनाने के लिए मजला कोष्टक तो लगाना पड़ेगा। इसके लिए ये कथन कैसा नहीं है? ये कथन सही नहीं है। फिर सेकंड का देखो, 3 और 4 बिलोंग्स टू ए। अब की बार देखो, अब की बार जो मैंने यहाँ पे इस सर्कल में ये जो अवयव छिपा रखा है, ये अवयव क्या सेम टू सेम यहाँ पे लिखा गया है क्या? अगर सेम टू सेम लिखा गया है तो मैंने यहाँ पे यही बताया था कि उप समुच्चय के अंदर मजले कोष्टक में लिखा जाएगा किसी भी अवयव को, और बिलोंग्स टू जब लगाया हुआ होगा तब कोई भी मजला कोष्टक नहीं आएगा। अब बच्चे बोलेंगे सर मजला कोष्टक आ गया। अरे ये मजला कोष्टक उप समुच्चय का नहीं है, ये अवयव दिया हुआ है, ये सेम टू सेम अगले ने उतारा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे छाप दिया ऐसा कैसा। तो ये क्या है? एक उप समुच्चय, ये 3 और 4 ये अवयव है, ये समुच्चय ए में बिलोंग करता है। फिर देखिए थर्ड वाला। अब की बार देखो, जो पहले वाले में गलती की हुई थी इसकी, उसको सुधारा है इसने। ये जो सर्कल में जो मैंने अवयव बताया है, इस अवयव को मजले कोष्टक में लिख दिया। इस अवयव को किस में लिख दिया? मजले कोष्टक में लिख दिया। इसलिए ये अब क्या बन गया? उप समुच्चय बन गया। किसका? समुच्चय ए का ये उप समुच्चय हो गया। और उप समुच्चय का हमारे को बीच में साइन दे रखा है, इसका मतलब ये क्या कथन है? सत्य है। फोर्थ का देखिए, ये एक, ये जो अवयव एक है ये बिलोंग करता है क्या? ऐसे एक दिया हुआ है, मजले कोष्टक में नहीं लिखा हुआ। यही मैं बता रहा था यहाँ पे पहले कि जो बिलोंग्स टू आएगा वहां पे मजला कोष्टक नहीं आएगा, और नहीं आ रहा है वहां पे, और नहीं आ रहा है, और ये अवयव उपस्थित है समुच्चय ए में, इसका मतलब ये बिलोंग करता है। फिर देखो यहाँ पे एक, ये उप समुच्चय है क्या? नहीं। उप समुच्चय क्यों नहीं है? बोलेंगे सर यहाँ पे तो ए दिया हुआ है 1, समुच्चय में 1 दिया हुआ है, फिर उप समुच्चय क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या नहीं है? मजला कोष्टक नहीं है, इसलिए ये उप समुच्चय नहीं है। ये ए में बिलोंग जरूर करता है एक, ये जो अवयव है ये ए से बिलोंग करता है, लेकिन ये इसका उप समुच्चय नहीं हो सकता। फिर 6th में देखिए 1, 2, 5 ये क्या समुच्चय ए का उप समुच्चय है क्या? मजला कोष्टक दिया हुआ है, दिया हुआ है। फिर देखना है, सबसे पहले तो ये देख लिया हमने मजला कोष्टक है कि नहीं है। फिर देखो 1, 2, 5 ये अवयव उपस्थित होने चाहिए इस ए समुच्चय में। देखो देखिए 1, 2, 5 ये सारे के सारे अवयव उपस्थित हैं, इसका मतलब ये एक उप समुच्चय है ए का। फिर 7th में दिया हुआ 1, 2, 5 ये बिलोंग करते हैं क्या? ऐसे मैंने बोला 1, 2, 5 ये बिलोंग तो करते हैं, लेकिन मजले कोष्टक में नहीं आएंगे, क्योंकि मजले कोष्टक में आते तो ये उप समुच्चय बन गया। अरे मजले कोष्टक में तो यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे तो ये उप समुच्चय बन गया था। कर्ली ब्रैकेट में आते तो ये उप समुच्चय बन गया, और यहाँ पे तो उप समुच्चय हमारे को बताने ही नहीं है, हमारे को तो अवयव अवयव बताने, और यहाँ पे ये उप समुच्चय है नहीं कि कोई अवयव है, इसलिए ये कथन क्या है? असत्य है। फिर 8th वाला देखिए 1, 2, 3 ये उप समुच्चय है ए का। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हाँ मजला कोष्टक भी आ गया और अवयव भी दिए, नहीं दिया हुआ। यहाँ पे 3 अवयव दिया हुआ ही नहीं है। यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है ये कहीं पे अवयव दिख रहा है क्या आपको? सर बोल रहे हैं ये दिख रहा है ना। अरे नहीं, ये अवयव अकेला नहीं है, यहाँ पे 3 और 4 दोनों मिलकर के एक अवयव बना रहे हैं, तो ये अवयव अकेला कैसे हो सकता है? इसका मतलब 3 अवयव तो हमारे यहाँ पे समुच्चय में दिया हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पे कैसे आएगा? तो ये समुच्चय नहीं हो सकता। फिर देखिए फाई का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। फाई का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। अब बोलेंगे सर यहाँ पे तो ये कर्ली ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे तो ये कर्ली ब्रैकेट नहीं है। मैंने बोला देखो कर्ली ब्रैकेट की बात नहीं है, देखो अब 9th का देखिए क्या दिया हुआ है कि फाई बिलोंग्स टू ए।
अगर आपको कहीं भी ये बिलोंग्स टू का साइन मिल जाए, ये सिंबल मिल जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हूबहू ऐसा का ऐसा समुच्चय ए में उपस्थित होना जरूरी है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने सही बताया था उसको, लेकिन हूबहू एक यहाँ पे दिया हुआ था समुच्चय में, तो ये बिलोंग करता था। यहाँ पे फाई कहीं दिख रहा है क्या? समुच्चय में कहीं नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये फाई है वो समुच्चय ए से बिलोंग नहीं करता है, नहीं उपस्थित है। यहाँ पे थोड़ा उल्टा दे दिया इसने, क्या दिया कि फाई है वो उप समुच्चय है क्या एक। अब कई बच्चे बोलेंगे सर आपने बोला था कर्ली ब्रैकेट में होना चाहिए। अरे ये फाई है, ये मैंने जब उप समुच्चय की परिभाषा बताई थी उस समय बताया था कि फाई एक ऐसा उप समुच्चय है, वो हर समुच्चय का उप समुच्चय होगा, किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय फाई तो होगा ही। अब बोलेंगे सर इसमें कर्ली ब्रैकेट किस नहीं है? अरे जो रिक्त समुच्चय है इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, या तो ऐसा का ऐसा लिख देंगे, या इसको फाई से डिनोट करते हैं। इसमें ऑटोमेटिक फाई है, या किसको माना गया है? इसको फाई को क्या माना गया है? उप समुच्चय माना गया है। तो फाई तो आप जरूरी नहीं कि इसी के लिए हो, यहाँ पे बी सी डी कुछ भी कर दो, कोई भी समुच्चय हो उसका फाई तो उप समुच्चय होगा। इसके लिए ये राइट है। फिर 11th का देखो, फाई है वो उप समुच्चय है बी का? नहीं, अगर ये कर्ली ब्रैकेट में आ गया तो यहाँ पे ये बताओ ये अलग से एक अवयव बन गया। अरे कर्ली ब्रैकेट में तो जो आएगा वो अवयव होगा, और ये फाई अवयव तो कहीं पे दिया हुआ ही नहीं है। यहाँ पे ये फाई था, ये किसी अवयव का काम नहीं कर रहा था, ये रिक्त समुच्चय को बता रहा था। और यहाँ पे जो फाई आया है ये क्या बता रहा है कि ये फाई नाम का कोई अवयव है जो समुच्चय ए में उपस्थित है, मेरे को कहीं नहीं दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये उप समुच्चय नहीं है। फिर बोलेंगे सर वहां पे तो कर दिया। अरे वहां पे ये फाई है, ये रिक्त समुच्चय को बता रहा है, और यहाँ पे फाई है मजले कोष्टक में, इसका मतलब ये किसी अवयव को बता रहा है, तो ये अवयव ऐसा उपस्थित नहीं है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित उप समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। समुच्चयों के सभी उप समुच्चय, तो आपको बताना है सबसेट्स बताना है। अब पहली बात तो ये बतानी है, सोचनी पड़ेगी, आपको समझनी पड़ेगी कि उप समुच्चय होते कितने हैं। किसी भी समुच्चय में उपस्थित उप समुच्चयों की संख्या पता करने के लिए आपके लिए एक सूत्र है 2 की पावर n, जहाँ पे n क्या है? टोटल अवयव हैं। टोटल क्या है? अवयव हैं। सभी उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला? 2 की पावर n, जहाँ पे n है वो टोटल अवयव हैं, किसी भी समुच्चय में उपस्थित सारे अवयव। तो हम पहले में बात करते हैं कि 4th का फर्स्ट दिया हुआ है, इसमें अवयव कितने हैं? ये कोई समुच्चय है जिसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 1 है। तो टोटल उप समुच्चय 2 की पावर n, यानी 2 की पावर n की जगह क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि अवयव कितने हैं? 1 अवयव है तो 1 आ गया। 2 की पावर 1 हो गया 2। इसमें 2 उप समुच्चय होंगे। कौन कौन से होंगे? चलो देखते हैं। सबसे पहला उप समुच्चय तो हो जाएगा आपका, एक तो ये दिया हुआ है वो हो जाएगा, और दूसरा इसमें उप समुच्चय होगा, या तो फाई लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं, और या इसको खाली उप समुच्चय बोल सकते हैं, रिक्त उप समुच्चय। जब भी हमने रिक्त समुच्चय की डेफिनेशन पढ़ी थी तब हमने बताया था कि रिक्त समुच्चय एक ऐसा उप समुच्चय है जो हर किसी समुच्चय का उप समुच्चय होगा। सभी समुच्चयों का उप समुच्चय ओनली रिक्त समुच्चय होता है, तो ये तो सब जगह आएगा। फिर सेकंड वाला देखो, इसमें कितने अवयव हैं? 2 अवयव हैं। तो 2 की पावर है 2 इजिकल टू कितना हो जाएगा? 4। n की जगह 2 आ गया। 2 कैसे आया? यहाँ पे 2 अवयव दिए हुए हैं इसलिए 4 आ गया। टोटल उप समुच्चय कितने आ गए? 4 आ गए। अब देखो कौन कौन से उप समुच्चय होंगे? एक उप समुच्चय हो गया ए। उप समुच्चय क्या होता है? समुच्चय में होना चाहिए ये अवयव उपस्थित। ए है ना यहाँ पे, तो ए हो गया। फिर बी भी उपस्थित है उसमें, तो बी हो गया। फिर ए और बी दोनों उपस्थित हैं तो दोनों हो गया, और एक लास्ट में क्या जाएगा? रिक्त समुच्चय फाई जुड़ जाएगा। 4 उप समुच्चय आ गए इसके। फिर थर्ड का देखिए, इसमें 2 की पावर कितनी करना पड़ेगी हमारे को? n है, और 2 की पावर n की जगह n क्या है यहाँ पे?
टोटल अवयव हैं, देखो आप थर्ड में अवयव देखो कितने हैं, 1 2 3, 3 अवयव हैं टोटल। तो n की जगह आ जाएगा 3, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8। यहाँ पे 8 उप समुच्चय आएंगे। अब बोलो कौन कौन से आएंगे, तो सबसे पहले 1, क्या 1 है वो समुच्चय में है, तो ये हो गया इसका उप समुच्चय। फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, 3 तो हो गए। फिर चौथा क्या आएगा, 1 और 2 हो गया। पांचवा 2 और 3 हो गया। छठवां 1 और 3 हो गया। फिर सातवां क्या हो जाएगा, 1 2 3, और आठवां हो जाएगा अपना लास्ट का 5 रिक्त समुच्चय। अब मैंने जितने भी 8 के 8 उप समुच्चय बनाए हैं, क्या कोई भी उप समुच्चय एक जैसा है क्या? कोई भी एक जैसा नहीं है, और सारे के सारे इस समुच्चय से बिलोंग करते हैं। सारे अवयव जितने भी मैंने लिखे हैं वो सारे के सारे इस समुच्चय से बिलोंग करते हैं। और हम ये जो उप समुच्चय फाई लिखा है, इस फाई को हम क्या लिख सकते हैं, रिक्त समुच्चय, बिना किसी अवयव को लिखे मजला कोष्ठक लगा सकते हैं। फिर फोर्थ का देखिए, इसमें फाई लिखा हुआ है। फाई लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हमारे को थोड़ा सा पागल बनाने की कोशिश कर रहा है कि बच्चे भ्रमित हो जाएं। अब भ्रमित कैसे कर रहा है कि फाई की जगह ये भी लिख सकता था कि रिक्त समुच्चय, ये भी बता सकता था। और रिक्त समुच्चय इसका मतलब इसमें अवयव कितने हैं, टोटल अवयव कितने होंगे, इसमें 0 अवयव होंगे। ये बात ध्यान रखने वाली होगी कि इसमें अवयव कितने हैं, 0 हैं। रिक्त समुच्चय दिया हुआ है तो समुच्चय 2 की पावर n, और n की जगह यहाँ पे अवयव आएंगे। अवयव कितने हैं, 0, 2 की पावर 0 कितना हो गया, 1। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, ये खुद रिक्त समुच्चय है, यही इसका उप समुच्चय होगा। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें याद रखने वाली बात यही है सबसे इंपॉर्टेंट कि उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी, 2 की पावर n होगी, जहाँ पे n है वो टोटल अवयव हैं। और फाई है, फाई एक रिक्त उप समुच्चय है जो सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होगा। चाहे कोई भी समुच्चय हो रिक्त समुच्चय, तो उसका उप समुच्चय होगा। थर्ड बात क्या होगी कि यहाँ पे ये फाई दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अवयव कितने हैं, इस समुच्चय में 0 अवयव हैं। कितने हैं, 0। ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है कि PA के कितने अवयव हैं यदि A बराबर 5 है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन हमने 4th में देखा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका लास्ट में जो पार्ट दिया हुआ था वो यही दिया हुआ था, A बराबर 5 है। 5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मजला कोष्ठक लिख सकते हैं। अब इसमें कितने अवयव हैं, इसमें कितने अवयव हैं, फंक्शन A है उसमें कितने अवयव हैं, कोई अवयव दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पे कोई भी अवयव नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसमें कितने अवयव हैं, 0 अवयव होंगे। कितने अवयव होंगे, 0 अवयव होंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अब ये दिया हुआ है, बहुत सारे बच्चे जिनको समझ में नहीं आ रहा। अब देखो अंतराल रूप क्या हो गया, टाइप ऑफ अंतराल रूप। अंतराल रूप कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक तो आपका होता है खुला अंतराल, क्या होता है, खुला अंतराल, और एक होता है आपका बंद अंतराल। एक तो होता है खुला अंतराल और एक होता है बंद अंतराल। खुला अंतराल में कोष्ठक कैसे आते हैं, ऐसा कोष्ठक आए वहां पे खुला अंतराल है, ऐसे कोष्ठक आए वहां पे क्या होगा, खुला अंतराल होगा। और जहां पे ये कोष्ठक आ जाए इसको बोलते हैं बंद अंतराल। इसको क्या बोलेंगे, बंद अंतराल। अब एक सीधी सी शॉर्ट ट्रिक है, वो बस आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी होगी, बाकी क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, जहां पे ऐसा कोई साइन आए वहां पे तो ये यूज में लेना ब्रैकेट, और वो कौन सा अंतराल होगा, खुला अंतराल होगा। और जहां पे लेस देन और ग्रेटर देन के साथ में इक्वल का साइन आ जाए वहां पे ये ब्रैकेट काम में लेना है, और इसको बोलेंगे हम बंद अंतराल बोलेंगे। बस इतना सा समझना है कि अंतराल 2 प्रकार के होते हैं, एक खुला अंतराल होता है, एक बंद अंतराल होता है।
खुले अंतराल में ये कोष्टक काम में लिए जाते हैं और बंद अंतराल में ये कोष्टक काम में लिए जाते हैं। और याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक जरूर याद रखना कि जहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन आए, केवल ग्रेटर देन और लेस देन है, मैं यहाँ पे इक्वल की बात नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ जहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन ही आए ओनली, वहाँ पे तो खुले अंतराल का काम यूज लेना है, काम करना है इसको। और फिर अगर ग्रेटर देन और लेस देन के साथ में इक्वल का साइन आ जाए साथ में, तो वहाँ पे आपको बंद अंतराल का काम, बंद अंतराल को यूज में लेना है। चलो देखते हैं, यहाँ पे -4 लिखा हुआ है तो मैंने -4 लिख दिया, और यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो मैंने 6 लिख दिया। अंतराल रूप में लिखना है, जो संख्याएं दी हुई है वो ऐसी की ऐसी यहाँ पे डायरेक्ट छाप दोगे, आपको कुछ नहीं करना है। -4 लिखा हुआ था मैंने -4 लिख दिया, यहाँ पे 6 लिखा हुआ था मैंने 6 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन, मैंने बोला ग्रेटर देन और लेस देन का कोई कहाँ जहाँ भी यूज होगा वहाँ पे खुला अंतराल होगा, तो यहाँ पे मैंने खुला अंतराल लगा दिया। यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन के साथ में इक्वल का साइन दिख रहा है मेरे को, और जहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन के साथ में इक्वल आ जाए वहाँ पे कौन सा अंतराल होगा, बंद अंतराल होगा। अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। बाकी सारे ऐसे के ऐसे हैं, बहुत इजी से हो जाएंगे। यहाँ पे -12 दिया हुआ है और -10 दिया हुआ है। यहाँ पे भी ग्रेटर देन और लेस देन के ओनली इक्वल का साइन साथ में नहीं है, और जब इक्वल का साइन साथ में नहीं है तो कौन सा अंतराल होगा, खुला अंतराल होगा। जहाँ पे इक्वल का साइन नहीं होगा वहाँ पे कौन सा अंतराल होगा, खुला अंतराल होगा। फिर देखो यहाँ पे 0 दिया हुआ है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन साथ में आ रहा है ग्रेटर देन लेस देन के। जब इक्वल का साइन साथ में आ जाए वहाँ पे बंद अंतराल होगा, यहाँ पे नहीं आ रहा तो यहाँ पे खुला अंतराल होगा। यहाँ पे 3 और 4 दे रखा है, और दोनों जगह ही क्या दिया हुआ है, इक्वल का साइन दिया हुआ है, इसका मतलब दोनों तरफ से क्या होगा, बंद अंतराल होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल समझने का फर्क है। केवल आपको इतना याद रखना है कि अंतराल का क्वेश्चन आ जाए। अंतराल 2 प्रकार के होते हैं, एक खुला अंतराल होता है, एक बंद अंतराल होता है। खुले अंतराल के कोष्टक ये हैं, बंद अंतराल के कोष्टक ये हैं, दिख रहा है। याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक याद रखना कि जहाँ पे खुला अंतराल कहाँ पे आएगा, जहाँ पे ओनली ग्रेटर देन और लेस देन होंगे वहाँ पे खुला अंतराल आएगा, और जहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन के साथ में इक्वल का साइन आ गया वहाँ पे बंद अंतराल का यूज करेंगे। ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। समुच्चय को हम 2 टाइप से लिख सकते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं और रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। तो इससे जस्ट पहले वाला 6th वाला क्वेश्चन था, उसमें हमारे को समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ था और अंतराल रूप में पूछा था। किस में पूछा था, अंतराल रूप में पूछा था, समुच्चय निर्माण रूप दिया हुआ था। अब की बार इसका जस्ट अपोजिट है, अब की बार हमारे को अंतराल रूप दिया हुआ है, समुच्चय निर्माण रूप पूछ रहे हैं। तो कैसे करेंगे, समुच्चय निर्माण रूप में अक्स सच दैट, अक्स इस प्रकार है, अक्स किसको बिलोंग करता है, आर को, क्योंकि सारे के सारे रियल नंबर है तो लिख दिया मैंने आर को करता है। चलो अक्स है वो, यहाँ पे अंतराल कौन सा है, खुला अंतराल है। खुला अंतराल है तो किसका यूज करेंगे, खुले अंतराल में हमेशा ग्रेटर देन और लेस देन का, और बंद अंतराल में ग्रेटर देन लेस देन के साथ में इक्वल के साइन का यूज करेंगे। तो क्या होगा, -3 से छोटा नहीं, -3 से बड़ा है x और 0 से छोटा है। ये हो गया आपका समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में करना क्या है, -3 से 0, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, -3 से 0 के बीच की संख्याएं हैं, -3 से 0 के बीच की संख्या है, उसको हमने अक्स रूप दिया है। और अंतराल का मतलब क्या हुआ, ये कोष्टक जब छोटे कोष्टक लगे हुए हैं, इस कोष्टक को हम खुले अंतराल में यूज करते हैं, जहाँ पे ओनली ग्रेटर देन और लेस देन का यूज किया जाता है। जहाँ पे बड़ा कोष्टक आ जाएगा, ये कोष्टक आ जाएगा, वहाँ पे हम ग्रेटर देन और लेस देन के साथ में इक्वल के साइन का यूज करेंगे। जब ये सेकंड देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। समुच्चय निर्माण रूप में लिखने का यही तरीका होता है, ये हम 1.1 में देख चुके हैं, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो यहाँ पे 6 अक्स सच दैट अक्स
यानी अक्स इस प्रकार है, अक्स किसको बिलोंग करता है, आर से। अक्स सारे के सारे अक्स जो नंबर होंगे, अक्स की जगह कोई भी वैल्यू आएगी वो रियल नंबर होगी। वो कैसी नंबर होगी, रियल नंबर होगी, वास्तविक संख्याएं होगी। यहाँ पे दिया हुआ है कि 6 से लेके 12 के बीच में हमारी जितनी भी संख्याएं हैं वो कैसी हैं, 6 से 12 के बीच में हैं, 6 से 12 के बीच में। लेकिन ग्रेटर देन तो और लेस देन का यूज तो हमारे को करना ही है, लेकिन दिक्कत ये आती है कि हमारे को ये कोष्टक देख के उसके बाद में अंतराल देख के उसके बाद में हमारे को इक्वल का साइन लगाना है या नहीं लगाना है वो निर्धारण करना है। तो यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा हुआ है, इसका मतलब क्या आएगा, इक्वल का साइन आएगा। और अगर छोटा कोष्टक होता तो इक्वल का साइन नहीं आता। यही हमने 6th वाले क्वेश्चन में देखा है, सेम एज इट इज। अक्स इस प्रकार है, किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को करता है। 6 से 12 के बीच में अक्स की वैल्यू होगी। अब दोनों जगह साइन लगा दिया। इतना तो सब में ही करना है, हर क्वेश्चन में करना है, इतना तो फिक्स है। जो नंबर दिए हैं वो लिखो, उनकी वैल्यू, अक्स की वैल्यू है वो 6 से 12 के बीच में है, यहाँ तक हमने लिख दिया। अब हमारे को यहाँ पे कोष्टक देखने हैं, यहाँ पे छोटा कोष्टक है, इसका मतलब ग्रेटर देन या लेस देन, केवल ग्रेटर देन और लेस देन आएगा। यहाँ पे बीच में इक्वल का साइन नहीं आएगा। यहाँ पे जब बड़ा कोष्टक दिया हुआ है, जब बड़ा कोष्टक दिया हुआ होगा तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन और लेस देन के साथ में इक्वल के साइन का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के 4th को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमें समुच्चय निर्माण रूप लिखना है। और एक समुच्चय निर्माण रूप का डायग्राम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि किस तरह से लिखते हैं। अक्स सच दैट, अक्स किसको डिनोट करता है, आर, रियल नंबर। अक्स क्या है, रियल नंबर है। और एक सीधा सा फंडामेंटल है जो क्या लिखना है, -23 से 5 के बीच में अक्स, अक्स की वैल्यू है वो कितनी है, -23 से 5 के बीच में है। लेकिन इसमें -23 और 5 शामिल है या नहीं है, ये हमारे को ये कोष्टक बताएंगे। अंतराल रूप है, उसमें हमारे को ये -23 और 5 है, ये शामिल है या नहीं है, ये हमारे को कोष्टक बताएंगे। कैसे बताएंगे, जहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा हुआ होगा उसका मतलब क्या है कि ग्रेटर देन और लेस देन के साथ में इक्वल का साइन है। इक्वल का साइन का मतलब ये -23 भी इसमें अक्स की वैल्यू है, अक्स की वैल्यू -23 भी है। और यहाँ पे छोटा कोष्टक लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन आएगा, इक्वल का साइन नहीं आएगा। और इक्वल नहीं आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो 5 है ये अक्स की वैल्यू नहीं हो सकती, 5 से छोटी होगी, -23 से बड़ी होगी। ये हो गया अपना समुच्चय निर्माण रूप। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। यहाँ पे ये जो वर्ड दिया हुआ है इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं, जो समुच्चयों का समुच्चय होता है उसको सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। यानी एक ऐसा समुच्चय जिसमें से दूसरा समुच्चय निकला हुआ होगा, जिसका कोई उप समुच्चय होगा, ये जैसे ये उप समुच्चय है किसी का, इसके लिए वो क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है। चलो देखो सार्वत्रिक समुच्चय का सिंबल क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय को हमेशा हम यू से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, यू से डिनोट करेंगे। मैंने यू से डिनोट कर दिया। अब इसको सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा इसका, चलो समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। अब यहाँ पे हमारे को फिक्स त्रिभुज दे दिए कि समकोण त्रिभुज चाहिए हमारे को, लेकिन मैं अगर यहाँ पे लिख दूं कि त्रिभुज, ओनली त्रिभुज लिख दूं कि सारे के सारे त्रिभुज, कि जितने भी त्रिभुज बनते हैं वो सारे के सारे इस सार्वत्रिक समुच्चय में हैं, तो क्या उन त्रिभुजों में से हम समकोण त्रिभुज अलग कर सकते हैं क्या। तो ये इसके लिए क्या बन गया, सार्वत्रिक समुच्चय बन गया। और ठीक वैसे ही ये बी में लिखा हुआ है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। क्या समद्विबाहु त्रिभुज भी तो एक त्रिभुज ही है, तो ये त्रिभुजों का जो समूह है उसमें से हम समद्विबाहु त्रिभुज भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब इसके लिए भी ये क्या होगा, सेम टू सेम दोनों के लिए यही सार्वत्रिक समुच्चय होगा कि त्रिभुजों का बहुत सारा समूह है जिसमें सारे त्रिभुज आते हैं, चाहे समकोण की बात करें, समद्विबाहु की बात करें, कोई सा भी त्रिभुज देख लें वो सारे के सारे आ रहे हैं। इनमें से हमने ये निकाले तो इनके लिए ये क्या हो गया, सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। सार्वत्रिक समुच्चय को किससे डिनोट करेंगे, यू से डिनोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हो चुका है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है कि समुच्चय ए जिसमें अवयव हैं 1, 3, 5, समुच्चय बी जिसमें अवयव हैं 2, 4 और 6, और समुच्चय सी जिसमें अवयव हैं 0, 2, 4 और 8 प्रदत्त हैं। इन तीनों समुच्चयों ए बी सी के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ
कि हमारे को कोई तीन समुच्चय ए, बी और सी हमारे को दिए हुए हैं, ए, बी और सी हमारे को दिए हुए हैं और इनके लिए हमारे को सार्वत्रिक समुच्चय बनाना है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सार्वत्रिक समुच्चय हमारे को बनाना है, इसका मतलब ये सारे अवयव उसमें आने चाहिए। अरे कम से कम ये इतने तो आएंगे, इसके अलावा जो भी हो उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले अवयव कौन कौन से हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 भी है, उसमें 1 आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3, 4, ए में 5 है, बी में 6 है, 7 किसी में है नहीं और ये लास्ट में 8 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सब में से कॉमन जो अवयव थे वो निकाल लिए। कॉमन नहीं, कॉमन को छोड़ दिया, बाकी सारे अवयव ले लिए। जितने भी अवयव थे इन्हीं में से हैं ये सारे के सारे। ए वाले में 1, 3, 5, 1, 3 और 5 तीनों अवयव हैं इसमें। बी वाले में 2, 4, 6, 2, 4 और 6 इसमें हैं। सी वाले में 0, 2, 4, 6 और 8 सारे के सारे अवयव इसमें उपस्थित हैं। यानी ए, बी और सी का अगर हमारे को सार्वत्रिक समुच्चय निकालना है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कम से कम जितने अवयव ये दे रखे हैं, कितने टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 के 8 अवयव तो उपस्थित होना जरूरी है। इसके अलावा हमारे भले कुछ भी हो, हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे देखो 9th का फर्स्ट वाले में दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक दे रखी है नंबर। 6 तक के अवयव आए हुए हैं, लेकिन हमारे पास 8 जो अवयव है यहाँ पे ये इसमें नहीं है। तो सार्वत्रिक समुच्चय कब होगा, जब कम से कम ये तो होंगे ही होंगे, कम से कम ये तो होने ही चाहिए। तो इसमें 8 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं बन सकता। सेकंड में दिया हुआ है 5 का मतलब क्या होता है कि रिक्त समुच्चय है ये, इसमें कोई भी अवयव नहीं है, बट हमारे को तो इतने अवयव चाहिए, तो इतने अवयव आएंगे कहाँ से, इसका मतलब ये भी सार्वत्रिक समुच्चय नहीं हो सकता। फिर देखो सी में ये सारे अवयव हैं या नहीं है। 0 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 2 भी दिया हुआ है, 3 भी दिया हुआ है, 4 भी दिया हुआ है, 5 भी दिया हुआ है, 6 भी दिया हुआ है, 7 की हमारे को जरूरत नहीं है, 8 भी दिया हुआ है, 9 और 10 की हमारे को जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने अवयव देखे थे कि यहाँ पे जो आ रहे हैं एबीसी में वो तो है ही हैं, इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे अवयव जैसे 7, 9, 10 जो इसके अलावा अवयव हैं, इनसे हमारे को कोई लेना देना नहीं है। जो इनमें अवयव हैं ए, बी, सी में ये होना जरूरी है। इन तीनों के अवयव, तीनों समुच्चय ए, बी, सी जो 3 समुच्चय हैं, तीनों समुच्चय में जितने अवयव आ रहे हैं वह सारे के सारे होना जरूरी हैं और वो थर्ड के इस समुच्चय में है। इसका मतलब इसको क्या बोल सकते हैं हम, सार्वत्रिक समुच्चय बोल सकते हैं। और सार्वत्रिक समुच्चय को किससे लिखेंगे हम, U से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, U से डिनोट करेंगे। इसका मतलब ये थर्ड वाला है, इसको हम सार्वत्रिक समुच्चय बना सकते हैं। फिर फोर्थ वाले को चेक करते हैं। फोर्थ वाले में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 8 ये तो दिए हुए हैं, लेकिन ये जो 0 अवयव आ रहा है 0 ये इसमें नहीं है। तो कम से कम इतने तो होने चाहिए और यही इसमें आ नहीं रहे, इसका मतलब ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं बन सकता है। यहीं पे अपना चैप्टर 1.3 एक्सरसाइज 1.3 ये कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 1.3 और इससे पहले के जो वीडियो है 1.2, 1.1 एक्सरसाइज के वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इनका लिंक। और आगे सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।